हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिजिटल विद्या। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का ट्रिक। ये बड़े कमाल का टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि इसके बिना ना ही आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पीज हो सकता है और ना ही इसके बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सेट हो सकता है, ना ही इसके बिना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर सेट हो सकता है। यानी कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये जड़ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, नीट में, जेईई एडवांस में, और इनडायरेक्ट तरीके से भी इसका यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट तरीके का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग जो ट्रेंड होते हैं वो केमिकल ट्रेंड होते हैं, या फिर अलग अलग ट्रेंड का जो लॉजिक होता है वो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के ट्रिक, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई से दिया जाता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं, ठीक है ना। दो तरीके हैं हमारे पास, एक सरकारी तरीका, एक प्राइवेट तरीका। तो आपको सरकारी और प्राइवेट में तो अंतर पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो जी ऐसा है कि हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, कौन कौन से होते हैं एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। इसके लिए एक चीज और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, ठीक है। कुछ चीजों के लिए कुछ आपको चीजें आना चाहिए। इसमें बाकी सब चीजें आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप कर लोगे, लेकिन दो चीजें आपको आना चाहिए। एटॉमिक नंबर आना चाहिए उस एलिमेंट का जिसका आपको अरेंज करना है, और दूसरा आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने आता है, एटॉमिक नंबर पता है, तो मैं इस बात की आपको डैम श्योर गारंटी दे रहा हूं कि ये आपका कभी भी नहीं भूलेगा। और ये नहीं भूलेगा तो आप यूं समझ लो कि आपके आने वाले बहुत सारे टॉपिक आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में सबसे पहले हम लोग एटॉमिक रेडियाई स्टार्ट करते हैं। आयनिक रेडियाई मतलब होता है जिस पर आयंस होते हैं, जिस पर चार्ज होते हैं, जिस पर प्लस होते हैं या तो फिर माइनस होते हैं। तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, उससे पहले हम लोग एटॉमिक रेडियाई की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई यानी कि जो रेडियस होता है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं रेडियस। रेडियस हमारा बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर तीन टाइप के पढ़ने हैं। पहला है हमारा कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन लिखने की हमको जरूरत नहीं है। दूसरा है वॉन डर वाल्स रेडियस। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिक, है ना। तो थोड़ा सा कम टाइम में ही इसको हम लोग कवर करेंगे और जल्दी से सीखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे इसको हमको सीखना है। वॉन डर वाल्स रेडियस और तीसरा है आपका मेटालिक रेडियस। तो इन तीनों में पहले हम फर्क समझ लेते हैं कि इन तीनों में बनता कैसे है और ये तीनों कहलाता कैसे है। रेडियस हम लोग कैसे मानते हैं, है ना। इंची टेप लेके यूं ऐसे हम लोग मेजर करेंगे, है ना। तो ऐसे नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, वॉन डर वाल्स रेडियस क्या होता है और मेटालिक रेडियस क्या होता है, और तीनों में क्या क्या कंपैरिजन होते हैं, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये हम लोगों को देखना है। तो कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं। इसके नाम से ही इसका काम है, नाम है इसका कोवेलेंट। तो आप कोवेलेंट का मतलब तो थोड़ा बहुत जानते हैं। कोवेलेंट का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है जी, आपको पता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड दो एलिमेंट के शेयरिंग से बनता है, दो एटम के शेयरिंग से बनता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, साझेदारी करते हैं इलेक्ट्रॉन का, ताकि उनका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और इनके इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस का आधा वाला पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनका इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस ये हो गया, मान लेते हैं डी हो गया, ये मान लेते हैं एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो थोड़ा सा ये आपस में इंटरसेक्शन वाले पार्ट आ गए इस तरीके से, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गए ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ऐसे आ गए। तो अगर ये इस तरीके से आ गए तो इनका जो एक्चुअल रेडियस है वो एक्चुअल रेडियस नहीं होगा। इनका जो आधा पार्ट है ये थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से करेंगे। तो यहां पर तो आर कोवेलेंट अगर हम लोग लिखेंगे तो आर कोवेलेंट का पार्ट क्या हो जाएगा, डी यानी इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस ए बी के बीच का, उसका आधा हम लोग कर देंगे। तो ए और बी का हम लोगों को क्या जाएगा इस तरीके से। आप इसको ए मान सकते हो या बी भी मान सकते हो, वहां से हम लोग उसका कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। वॉन डर वाल्स रेडियस, वॉन डर वाल्स रेडियस क्या होता है। वॉन डर वाल्स रेडियस ये एक ऐसा मसीहा है जहां पर कोई नहीं काम आता है, वहां पे भगवान नहीं, वॉन डर वाल्स भाई साहब काम आते हैं। तो वॉन डर वाल्स भाई साहब कैसे काम में आते हैं ये हमको देखना है। नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन में, जहां पर कोई बॉन्ड नहीं बनना है, जैसे यहां पर तो इनका इलेक्ट्रॉन अनसेटिस्फाइड था, इनका इलेक्ट्रॉन अनसेटिस्फाइड था, तो ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, है ना। लेकिन अगर ये आपस में ही बॉन्ड बना चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो जैसे अगर मान लो कि अगर एक क्लोरीन
दूसरे क्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है क्योंकि इनको अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब अगर हम ये पूछें कि क्लोरीन क्लोरीन में कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे इंटरैक्शन होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। किसी कंटेनर में अगर आप क्लोरीन गैस को भर देते हैं तो क्लोरीन गैस में क्या होता है, आपस में कोई ना कोई तो फोर्स होता है ना। तो वो फोर्स कौन सा होता है, वॉन डर वाल्स फोर्स होता है, जिसमें एक सिंपल इंटरैक्शन होता है। और सिंपल इंटरैक्शन का मतलब ये टकराते तो हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और टकराने से इनका शेप क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है इस तरीके से। तो इनके बीच के इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस का भी आधा पार्ट क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस, सॉरी वॉन डर वाल्स रेडियस होता है, ठीक है। तो वॉन डर वाल्स रेडियस को हम लोग इन शॉर्ट यह भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि इसका आधा पार्ट इसका हम लोग शॉर्ट में समझ रहे हैं, ठीक है। और मेटालिक रेडियस कहने का मतलब यह होता है कि दो मेटल का मतलब होता है कि मेटल को एक बॉल की तरह समझो आप, है ना। एक मेटल एक बॉल की तरह, एक स्फेरिकल बॉल है हमारा। तो इनके बीच में कई सारे मेटल्स इस तरीके से होते हैं। इसका आधा पार्ट जो होगा वो इसके एक्चुअल रेडियस हो जाएगा। तो आप इसमें इन तीनों में फर्क समझो कि कोवेलेंट रेडियस जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो होता है, वॉन डर वाल्स रेडियस जब वॉन डर वाल्स कोई भी सिचुएशन में बॉन्ड नहीं बनता है तो वहां वॉन डर वाल्स रेडियस होता है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल बना सकते हैं या नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। लेकिन 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 यहां पे हम लोगों को क्या करना है, जैसे मान लो आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, क्रिप्टन, जीनॉन, ठीक है ना, ये भी हमारे नोबल गैस हैं। तो नोबल गैस भी हमारे क्या बना सकते हैं, वॉन डर वाल्स गैस बना सकते हैं, वॉन डर वाल्स रेडियस फॉर्म कर सकते हैं। अगर मान लो आपको एक हीलियम का एक ही एटम तो होगा नहीं, तो एक ही हीलियम का एटम अगर आपको मेजर करना है तो कैसे करोगे, आप हीलियम के कई सारे हैं तो उसमें कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो उसका हम लोग इस तरीके से मेजर करेंगे कि नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन में उसके बीच के इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस का आधा पार्ट इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का आधा पार्ट क्या कहलाता है, उसका वॉन डर वाल्स रेडियस कहलाता है। इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस के बीच का आधा पार्ट ही हमारा हमेशा कहलाता है। लेकिन कोवेलेंट के केस में ऐसा बनता है, वॉन डर वाल्स के केस में ऐसा बनता है, मेटालिक के केस में ऐसा। चलिए, तो अगर इसको हम लोग अरेंज करें तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाता है, सबसे ज्यादा हमारा इसमें वॉन डर वाल्स दिख रहा है। जी हां, सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है वॉन डर वाल्स। तो वो आर रेडियस ऑफ वॉन डर वाल्स ग्रेटर देन रेडियस ऑफ मेटालिक तो कम से कम अपना को एक्चुअल तो है, तो एक्चुअल में रहेगा आर मेटालिक ग्रेटर देन आर कोवेलेंट। जी हां, ये हमारा ऑर्डर होगा। लेकिन आप इसको इस तरीके से, बस आप ये तो मैं सरकारी तरीका आपको बता दिया, लेकिन आप बोलोगे सर इसमें ट्रिक क्या था, ये तो हम लोग पहले से जानते होंगे, शायद जो नहीं जानते होंगे इन शॉर्ट समझ लेंगे। इस तरीके से हमारा ये होता है। लेकिन अब हम आपको मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम लोग किसी भी अचानक से रैंडम आपको एलिमेंट दे दिया जाए तो उसको हम लोग किस तरीके से ट्रिक फाइंड करेंगे। चलिए, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो आप नोट कर चुके होंगे, आगे हम लोग देखें। ट्रिक की बात करेंगे ना। ट्रिक कैसे पता करें, ट्रिक देखिए, इसमें दो रूल काम करते हैं। एक तो आप ट्रेडिशनल तरीका पढ़े होंगे कि पीरियोडिक टेबल में, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। तो जेड इफेक्टिव मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो अपना टोटल चार्ज लगा करके, टोटल फोर्स लगा करके इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाहता है, और इसमें शेल कांस्टेंट होता है। तो यहां पर साइज क्या होती है, साइज मतलब रेडियस, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। अब यहां पर हम लोग ये भूल जाएंगे कि कौन सी रेडियस है, वॉन डर वाल्स है, मेटालिक है, सबको एक ही तराजू में तौलेंगे, ठीक है ना। बस उसमें जो बड़ा होगा जो छोटा होगा वो हम लोग अरेंज करने के हिसाब से देख लेंगे। साइज ये क्या हो जाएगा, घटता है। ये चीज आप लोगों को पता है पहले से। डाउन टू ग्रुप जाने पर मैंने बोला है कि मैं पहले सरकारी तरीका बताऊंगा। डाउन टू ग्रुप जाने पर क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, इन जनरल कांस्टेंट होता है ना। एस ब्लॉक के लिए मैं हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, कभी बढ़ता भी है कभी घटता भी है ना। तो वहां पे अलग अलग सिचुएशन होगा, बट मैं इन जनरल की बात कर रहा हूं फॉर एस ब्लॉक। तो साइज क्या हो जाएगा, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सरकारी तरीका। तो अब सरकारी तरीके में आपको, लेकिन अगर आपको हमेशा क्वेश्चन में दे दिया जाए
कि लेफ्ट टू राइट जाने पर किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, या डाउन टू ग्रुप जाने पर किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको हो सकता है याद ही ना हो कि ये डाउन टू ग्रुप है ना, आपको ये याद ही नहीं होगा ये डाउन टू ग्रुप, ये इस फैमिली का ये डाउन टू ग्रुप है, या ये इस पीरियड का, ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है। आपको मान लो नहीं याद है तो आपको क्या, मैंने क्या बोला है, दो चीजें, क्या क्या, आपको एक पहला एटॉमिक नंबर, दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थोड़ा तेज करने आना चाहिए। तेज हम लोग कैसे करेंगे, एसपीडीएफ से, अबाउ प्रिंसिपल से आप पढ़े होंगे, ये हम आशा करते हैं, तब हम आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो उसके लिए भी हम लोग एक क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको अब हम लोग एक ट्रिक करते हैं। देखिए, आई होप कि वो आपको आता होगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे हम लोग चलते देखते हैं। इसमें दो रूल हम लोगों को काम में आएगा। रूल नंबर 1, फर्स्ट, ये अब ट्रिक का आ जाता। अब हमारा आया टॉपिक, बोलो सर इतना देर बाद आया, जी हां, पहले आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी था। फर्स्ट, गिव प्रायोरिटी टू शेल। First, give priority to shell. Rule number 2, if shell constant, then size यानी कि atomic size is inversely proportional to atomic number. Atomic number जिसका छोटा उसका रेडियस या साइज बड़ा। याद रख लो, एकदम दिमाग में फिट कर लो, बहुत आसान है। एटॉमिक नंबर जिसका छोटा उसका रेडियस बड़ा, जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा उसका रेडियस छोटा, ठीक है। बस ये दो रूल को आप पकड़ के रखना, जकड़ के रखना। देखो अब मजा आता है कैसे। मैंने आपको जैसे मान लो कोई भी इस तरीके से एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल नंबर 1 आपको दे दिया मैंने, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद आपने दे दी, मैंने दे दिया सोडियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। जी हां, इतना सारा हमने आपको दे दिया। तो अगर आपको ये सोचना है कि ये फर्स्ट लेफ्ट टू राइट जाने को किस तरीके से देखेंगे, डाउन टू ग्रुप जाने पर किस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से, तो आप पहले लेफ्ट टू राइट अरेंज करो, डाउन टू ग्रुप जाना, उसको सबको भूल जाओ। एक मैंने ट्रिक आपको क्या बताया, सबसे पहले आप शेल को प्रायोरिटी दो। शेल कैसे पता चलेगा, आउटर मोस्ट शेल, वो मैक्सिमम कितना गया है ये हमको देखना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना गया है आप फटाफट देख लीजिए। देखिए यहां पर हम लोग लास्ट वाला लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट वाला कैसे लिखेंगे, बेरिलियम भाई साहब जहां इंटर करते हैं लास्ट में 2s2 में, बोरॉन भाई साहब इंटर करते हैं 2p1 में, और हालांकि ये ps लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ जाओ कि ये कौन से पीरियड में इंटर कर रहा है, कौन से सेल में इंटर कर रहा है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ये चलिए हमको ऐसे याद है तो 2p2 कर लेते हैं, इसका 3s1 कर लेते हैं, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लास्ट वाला यहाँ पे 3p4 कर लेते हैं। जी हाँ, इसका कर लेंगे हम लोग 3p5, इसका हम कर लेंगे 4s1, इसका कर लेंगे 4s2, लास्ट वाला है ना। ये हम आपको ये मान रहे हैं कि आपको ये आ रहा होगा, और जल्दी जल्दी आप डिसाइड कर लो। आप एसपीडीएफ भूल जाना, ये भी मत सोचना कि यहाँ पर एसपीडीएफ लिखना जरूरी है क्या, जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, बस इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि किस सेल में इंटर कर रहा है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 4, इसका 5, इसका 6, इसका 11, इसका 16, इसका 17, इसका 19, इसका 20। तो चलिए अब इतना से आपका मैक्सिमम काम हो गया। अब सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी किसके देंगे, सेल को। सबसे बड़ा सेल कौन है, सबसे बड़ा सेल है 2 है सेल, 4 वाले सबसे बड़े, फिर 4 के बाद कौन कौन से छोटे, उससे छोटे कौन से हैं 3 वाले, फिर उसके बाद 2 वाले। तो 3 फैमिली है हमारे पास, 4 वाले की, 3 वाले की, 2 वाले की। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 4 वाला सेल बड़ा होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा 3 वाला सेल बड़ा होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा 2 वाला सेल हो गया। अब आते हैं मजा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, 19 और 20 दो एलिमेंट दिए हुए हैं जिनको दोनों का शेल क्या है, सेम है, दोनों का शेल सेम है, तो सेल कांस्टेंट है, तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर छोटा उसका रेडियस बड़ा। हो गया काम। देखिए जी, सबसे पहले चौथा वाला होगा, चौथे वाले में 2 आ रहे हैं, जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर छोटा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद थर्ड पीरियड में आ जाते हैं। थर्ड पीरियड में कौन कौन से हैं, थर्ड पीरियड में कौन कौन से हैं बताइए, सोडियम, सल्फर, क्लोरीन। तो सबसे एटॉमिक नंबर छोटा किसका होगा, आपका सोडियम का, फिर उसके बाद सल्फर का, फिर उसके बाद क्लोरीन।
अब उसके बाद सेकंड पीरियड में आ जाते हैं। सेकंड पीरियड में 3 एलिमेंट, अगेन वही, जिसका एटॉमिक नंबर छोटा उसका रेडियस बड़ा। तो ये आपका फोर्थ सेल का है, ठीक है, और ये आपका थर्ड सेल का है, और ये आपका सेकंड सेल का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन ग्रेटर देन कार्बन। अब इन सबको एक साथ अरेंज कर दो तो ऐसे लिख दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेकंड सेल। सबसे ज्यादा चौथे वाले को, फिर तीसरे वाले को, फिर दूसरे वाले को। चौथे वाले में 2 है, एटॉमिक नंबर जिसका छोटा उसका रेडियस बड़ा। एटॉमिक नंबर जिसका छोटा उसका रेडियस बड़ा, ठीक है। चलिए जी, तो आई होप कि ये आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा, और आशा करते हैं इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा फिर से इसी पर। उसके बाद हम लोग आयनिक रेडियाई पर आते हैं। उसमें भी बड़ा कमाल का ट्रिक है, बस इस ट्रिक को पकड़ के रखना है कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, आप सारे क्वेश्चन कर डालोगे, गारंटीड है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट हम इस तरीके से लेते हैं, सोडियम ले लिया हमने, पोटेशियम ले लिया, और हमने ले लिया बेरिलियम ले लिया, हमने बोरॉन ले लिया, हमने कैल्शियम ले लिया, ठीक है। और अब चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है, बस ये ले सकते हैं ना, ये हम लोग लेके करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का क्या है, सोडियम में सोडियम का 3s1, इसका 4s1, इसका 2s2, इसका 2p1, इसका 4s2। अब एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर इसका कितना आता है, 11, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका एटॉमिक नंबर 20। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे एलिमेंट्स का। अब देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा सेल कौन सा है इसमें, फोर्थ वाला 2 है ना। तो 2 वाले में से कौन सा हम लोग लेंगे, कौन सा सेलेक्ट करेंगे, पोटेशियम का, जिसका एटॉमिक नंबर छोटा उसका रेडियस बड़ा। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम ग्रेटर देन कैल्शियम। उसके बाद थर्ड वाले में एक ही है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद बेरिलियम और बोरॉन में कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम फिर बोरॉन। चलिए, अब एक चीज और इसमें हमको ध्यान रखना है कि हमको इसमें नोबेल गैस को नहीं मिलाना, नोबेल गैस को अलग तरीके से करना है। नोबेल गैस जहां आता है वो ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा ये इसमें एक्सेप्शन होता है, जो मैं आपको रूल बता रहा हूं उसमें कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100%, बट ये जरूर कह सकता हूं कि आपके 99% सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से बन जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है ना, इस तरीके। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे में है इसका, अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसमें मान लेते हैं हमने एक ये ले लिया, ठीक है। इसमें जो आर्गन होगा ये हमारा नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस होगा, तो नोबेल गैस अपनी फैमिली से और सेकंड वाले से तो ज्यादा होगा ही। तो अगर मान लो थर्ड पीरियड से बड़ा होगा तो सेकंड पीरियड से ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग इस तरीके से लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर, इसका 2p, ये सेकंड सेल में एंटर करेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड सेकंड सेकंड, सेकंड का मतलब शेल, यहाँ पर थर्ड थर्ड, ये भी थर्ड में। अब एटॉमिक नंबर फटाफट लिख लीजिए, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 16, इसका 17, इसका 18। हो गया काम। सबसे बड़ा आर्गन होता है, नोबेल गैस है, यहाँ पे ये नोबेल गैस है, तो ये वॉन डर वाल्स हो जाएगा, इसमें आपस में वॉन डर वाल्स रेडियस बन जाएगा, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में वॉन डर वाल्स रेडियस आएगा। तो सबसे बड़ा आर्गन, तो आर्गन में अपने फैमिली से तो ज्यादा होगा, सल्फर और क्लोरीन से ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, सल्फर, उसके बाद क्या होगा, क्लोरीन, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर छोटा उसका रेडियस क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर छोटा उसका रेडियस बड़ा। तो सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। अब आ जाते हैं सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बोरॉन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन। तो इस तरीके से अरेंज करो, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम्पल 4 एक और देखते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं हीलियम लेते हैं, नियॉन लेते हैं, आर्गन लेते हैं, ठीक है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा है कि डाउन टू ग्रुप जाने पर क्या होता है, रेडियस बढ़ता है। जीनॉन, क्रिप्टन, आर्गन, फिर नियॉन, फिर हीलियम। ये क्या है, इसका अगर हम लोग करेंगे तो ये 5p 6 में एंटर करेगा, ये 4p 6 में एंटर करेगा, ये 3p 6 में एंटर करेगा, ये 2p 6 में एंटर करेगा, और ये 1s2 में एंटर करेगा।
तो 1 है सबसे छोटा सेल 1, सबसे बड़ा सेल 5th। अगर इसमें रेडॉन आता है, हालांकि रेडॉन तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के काउंट नहीं। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम लोग आयनिक रेडियाई पर पॉज करके इसको क्वेश्चंस को कर लीजिए। आपके 99% आपके इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बहुत ही कारगर है। अब आगे देखते हैं हम लोग आयनिक रेडियाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयनिक रेडियाई। देखिए जी, ऐसा है कि आयनिक रेडियाई से डायरेक्ट आईआईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आईआईटी में, नीट में, जेईई मेंस में, जे एडवांस में, एम्स में, हर जगह ये क्वेश्चंस आए रहते हैं केवीपीवाई ओपन में, ठीक है ना। तो आयनिक रेडियाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 बार आप वेरी वेरी लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे ही आपका मैक्सिमम था। देखिए इसमें मैं आपको एक सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूं, एकदम सिंपल सी लॉजिक। 3 तरीके के आयंस मिलेंगे, या तो आपको एक न्यूट्रल आयंस मिलेगा, जैसे एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट हमने ए ले लिया, दूसरा ए पर माइनस मिलेगा, ठीक है, ठीक है, तीसरा जो मिलेगा ए पर प्लस मिलेगा। तो ये 3 तरीके के आयंस मिलेंगे। अगर ए है तो ए आपका सीधा सीधा, ए माइनस अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, ए में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो आपका ए माइनस होगा, ठीक है। अच्छा जी, ए है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए तो ए पर प्लस चार्ज होगा, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो माइनस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उतना माइनस चार्ज आएगा, है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस कर देते हैं तो उसमें उसका आयोनाइजेशन हो जाता है, उसमें से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चलिए अच्छा, तो इसमें तो एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हम लोग करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक इसका सरकारी तरीके से हम लोग इसका रीजन देते हैं, लेकिन मैं आपको देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम आसान भाषा में। आप एक ऐसे दिमाग लगाइए, मान लेते हैं कि इसमें कुछ भी प्रोटॉन है, जैसे अगर ये एलिमेंट ए है, ठीक है, ये एलिमेंट आपका या एटम ए है, ठीक है, एटम ए में मान लेते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है। तो इसमें न्यूक्लियस में कुछ भी मान लेते हैं, 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉन होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 10 प्रोटॉन होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें 2 इसमें होगा, 8 इसमें होगा, 1 इसमें होगा। तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक का जो होगा, हमारा 10 प्रोटॉन है, यहां से यहां तक का जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अब एक चीज हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन आने से और इलेक्ट्रॉन जाने से क्या फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉन आने से और इलेक्ट्रॉन जाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये जो 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन में से अगर इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो अपने नॉर्मल रेडियस में रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दोगे ना, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो ये क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन करेगा, तो थोड़ा सा इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ ये इसके ऑर्बिट में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो आप सोचो कि थोड़ा सा इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप यही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, इधर से इधर, इधर डायरेक्शन पहले इधर से इधर था, अब डायरेक्शन इसका इधर से इधर होगा, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बेचारा, ये अगर बाहर निकल जाएगा तो वो क्या करेगा, जो बाहर निकल जाएगा तो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन, तो बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन पर 10 लोग क्या करेंगे, खींचेंगे। आप ऐसे कॉमन सेंस लगा करके सोचो, हालांकि इसके न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सरकारी तरीके से हम लोग कैसे उसको बताते हैं, आपको अगर ऐसे बताना होगा तो सरकारी तरीके से ऐसे बताओगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर किस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर 10 प्रोटॉन, आप ऐसे सोचो कि अगर 10 प्रोटॉन है, इसके पास 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और यहाँ पर 10 प्रोटॉन तो है ही, लेकिन यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर 10 प्रोटॉन तो है ही, लेकिन यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 10 लोग अगर 10 लोगों को खींचेंगे तो बराबर का काम होगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। 10 लोग 11 लोग 10 लोग 10 लोगों को खींचेगा तो वो नॉर्मल रहेगा, बैलेंस रहेगा लगभग, है ना। लेकिन अगर 10 लोग 9 लोगों को खींचेगा तो उसका इफेक्टिवनेस क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा तो प्रोटॉन तेजी से खींचेगा, प्रोटॉन तेजी से खींचेगा, 9 लोगों का क्या हो जाएगा, ताकत कम हो जाएगा, प्रोटॉन का ताकत ज्यादा हो जाएगा, तो खींचेगा तो श्रिंक करेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा। तो जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, अगर हम लोग ए में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इस पर ए पर डबल प्लस हो जाता है,
अब इसमें से 9 प्रोटॉन में से कितने प्रोटॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर और कम होता जा रहा है, माइनस कम होता जा रहा है, कंपैरेटिवली प्लस बढ़ता जा रहा है, प्लस बढ़ता जा रहा है, तो उसको वो क्या करेगा, और ज्यादा ताकत लगाएगा, और ज्यादा ताकत लगाएगा तो और खींच लेगा, और जब खींचेगा तो श्रिंक करता जाएगा, श्रिंक करता जाएगा, श्रिंक करने में क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाता जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा होगा। अब निगेटिव चार्ज, अब 10 लोग 11 लोगों को तो नहीं खींच पाएगा, तो वो बोला है कि 10 लोगों को तो हम 10 ही लोग समझ सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तो 11 लोग दे दोगे तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो कुछ खलबली मचाएगा, तो वो परेशान करेगा, परेशान करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, तो साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के केस में माइनस चार्ज आने पर वो बढ़ जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाता है, और प्लस चार्ज आने पर वो घट जाता है। ठीक है, तो अगर आप जितना माइनस चार्ज दोगे उतना ही उसका, अगर मान लो कि इसमें एक डबल माइनस, एक 2 माइनस और लगा दें तो 2 माइनस वाला एक माइनस से बड़ा हो जाएगा, और एक माइनस वाला नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा, और अगर ए प्लस है इसमें एक और प्लस लगा देते हैं तो वो छोटे वाले प्लस से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा, यहाँ पर छोटा वाला प्लस यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे न्यूक्लियस को और मौका मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जितना कम इलेक्ट्रॉन होंगे दबोचना स्टार्ट करेगा, दबोचना मतलब वो कम करना स्टार्ट करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो वो उतना फैलाने की कोशिश करेगा, जब फैलाने की कोशिश करेगा, यही है ट्रिक इसको याद करने का। ठीक है, अगर ये आपके दिमाग में बस गया तो आपको कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर प्लस चार्ज ज्यादा होगा, सिंपल सा काम हो गया, प्लस चार्ज ज्यादा होगा रेडियस कम होगा, प्लस चार्ज कम होगा रेडियस ज्यादा होगा। इस पर आईआईटी में खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको हम लोगों को आराम आराम से करके लगाना है। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। देखिए, अगर मान लो हमको ये क्वेश्चंस पूछा गया था, चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं कि Ti+4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, 25 में से 7 माइनस करोगे तो 18 होंगे। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 18 है, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालें, इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकालें, तो भाई साहब सिंपल सा बात है कि अगर आप 7 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें से 25 प्रोटॉन है, इसमें 22 प्रोटॉन है, इसमें 25 प्रोटॉन है, तो 25 प्रोटॉन वाला अगर 18 लोगों पर ताकत लगाएगा तो खूब जोर से लगाएगा, और 22 लोग अगर 18 लोगों पर ताकत लगाएंगे तो थोड़ा कम लगाएंगे, तो यहाँ पर किसका ज्यादा होगा ताकत, इसका ताकत होगा, तो इसका ये दबोच लेगा, तो इसका दबोच लेगा तो इसका साइज तो कम हो जाएगा ना, इसका श्रिंक कर जाएगा तो इसका साइज कम होगा, तो ये कह रहा है कि Mn+7 ज्यादा है, ये गलत ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद इसमें आइसोटोप्स दिया है, देखिए बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन बनाया है ये। आइसोटोप्स में दिया है तो आइसोटोप्स में 35 और 37 दिया है, तो हमको आइसोटोप्स से क्या लेना देना है, आइसोटोप्स में मास नंबर का चेंज होता है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर Cl-35 Cl-37 दोनों का रेडियस सेम होगा, तो यहाँ पर इसका ग्रेटर दिया है तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम प्लस का इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 होंगे, Cl माइनस में एक जोड़ दो 17 में तो ये भी 18 होंगे, इसका प्रोटॉन 19 होता है, इसका प्रोटॉन 17 होता है, तो अगर 17 लोग 18 लोगों को पकड़ के खींचेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना, तो 17 लोग 18 लोगों को खींचेंगे, है ना, 19 लोग 18 लोगों को खींचेंगे, तो अगर 19 लोग खींचेंगे तो ये इनकी श्रिंकिंग ज्यादा होगी, इनकी श्रिंकिंग कम होगी, तो इनकी श्रिंकिंग कम होगी तो इनका रेडियस ज्यादा, इनका रेडियस कम, तो इसमें कह रहा है इसका ज्यादा है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। P+3 P+5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P+3 फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 15 टोटल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल में 15 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा, 15 में से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अगर माइनस करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, बट इसका प्रोटॉन कितना है 15 प्रोटॉन, और इसका भी 15 प्रोटॉन, तो 15 लोग अगर 12 लोगों को खींचेंगे तो 15 लोग 12 लोगों को खींचेंगे तो थोड़ा कम खींच पाएंगे एज कम्पेयर टू 15 लोग अगर 10 लोगों को खींचेंगे, तो 10 लोगों को खींचेंगे तो यहाँ पर ताकत ज्यादा लगेगी, यहाँ पर ताकत ये जोर से लगाएंगे तो ये दबोच लेंगे, इनका साइज कम हो जाएगा, इनका साइज ज्यादा। ऑब्वियसली 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा तो सही होना ही था, है ना, लेकिन अगर नन ऑफ दीज हो गया तो फिर वो हमको इसमें से चूज करना होगा। ठीक है, तो यही चीज होता है, नन ऑफ दीज कभी कभी सही हो जाता है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे जेईई मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे अगर जेईई मेंस में भी
पूछा गया है, जेई एडवांस में भी पूछा गया है। जेई एडवांस का ही क्वेश्चन था, पुराना था लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। इसमें से क्वेश्चंस इस तरीके से बाद में अलग अलग छोटे छोटे एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, और भी जैसे जेई मेंस में आपको इस तरीके से पूछे। मैं एक और आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, एक और ट्रिक है यहाँ पर, ठीक है। एक होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले, एक होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले, एक होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले, ठीक है। एक होते हैं 36 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले, एक होते हैं 54 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले। क्या मतलब है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आयन क्यों बनाता है? आयन इसलिए बनाता है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि वो नोबल गैस बनना चाहता है, स्टेबलाइज बनना चाहता है। आप भी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? स्टेबलाइज होना चाहते हैं। तो स्टेबलाइज होने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हीलियम के जैसा है, यहाँ नियॉन जैसा है, यहाँ आर्गन जैसा है, यहाँ क्रिप्टन जैसा है, यहाँ जीनॉन जैसा है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए आपको। जैसे इसमें अगर इसमें अरेंज करना होगा तो सबसे ज्यादा जीनॉन का, फिर क्रिप्टन का, फिर आर्गन का, फिर हीलियम का। सबसे ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका ज्यादा होगा। अब इसमें मान लो किस तरीके से एलिमेंट्स बन सकते हैं, लिथियम प्लस के बन सकते हैं। 3 में से 1 निकाल दीजिए, 4 में से 2 निकाल दीजिए, है ना। 4 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन 4 में से 2 निकाल दीजिए। और उसके बाद आपको मान लेते हैं कार्बन में से इसमें से आप 4 निकाल दीजिए 6 में से, है ना। या बोरॉन, पहले बोरॉन में से 3 निकाल लीजिए और कार्बन में से 4 निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसके किस तरीके से होंगे? नाइट्रोजन में 7 में 3 जोड़ दीजिए, 8 में 2 जोड़ दीजिए, 9 में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद सोडियम में, है ना, 11 में से 1 निकाल दीजिए, 12 में से 2 निकाल दीजिए और 13 में से 3 निकाल दीजिए, 14 में से 4 निकाल दीजिए, ठीक है। वैसे ही 19 में से 1 निकाल दीजिए, 20 में से 2 निकाल दीजिए, ये 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे खूब करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं इरेज करके आपको इस क्वेश्चन पर आपको मैं दे रहा हूँ। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाए। इसके भी बहुत सारे होंगे। इसके भी जैसे मान लीजिए Cl माइनस हो गया, H डबल माइनस हो गया, P ट्रिपल माइनस हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके इस तरीके से भी वैसे ही हो, इसमें भी होंगे वैसे इसमें सीजियम प्लस, है ना, इसका रुबिडियम प्लस, इसमें सीजियम प्लस आ जाएगा। फिर इसमें स्ट्रोंसियम प्लस 2, इसमें बेरियम प्लस 2 करके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से कैसे क्वेश्चंस पूछा। इस तरीके से इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे मान लेते हैं आपको 2-3 दे दिया, जैसे बेरिलियम प्लस एग्जांपल नंबर 2, है ना। एक एग्जांपल तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जेई वाला। बेरिलियम प्लस 2 दे दिया आपको, मैग्नीशियम प्लस 2 दे दिया, ठीक है। नाइट्रोजन पे 3 माइनस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लोरीन कर देना है, फ्लोरीन पे 1 माइनस। उसके बाद नियॉन, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। जेई में तो इस तरीके से, जेई मेंस में तो खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट में भी खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नीट वाले भी ध्यान रखेंगे, जेई वाले भी ध्यान रखेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको ध्यान से समझते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 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 इलेक्ट्रॉन। बस हो गया काम। जिसका एटॉमिक नंबर छोटा उसका रेडियस बड़ा। वापस से आ जाएंगे उस टॉपिक पर। तो पहले 10 वाले को निपटा लेते हैं। 10 वाले में ये सारे हैं, फिर ये 2 वाले में है। तो अभी 10 वाले में जिनका एटॉमिक नंबर छोटा, सबसे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है? नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर नियॉन का, फिर मैग्नीशियम का, और ये 10 वाले हो जाएंगे। तो फिर आप उसको बेरिलियम को कर दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का N पे 3 माइनस, फिर O पे डबल माइनस, फिर फ्लोरीन पे -1, फिर नियॉन, फिर मैग्नीशियम प्लस 2, फिर आ जाएंगे बेरिलियम प्लस। दिस इज अवर फ्रेंड्स। इस तरीके से करके खूब क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, एक और एग्जांपल आप समझिए ध्यान से। अगर इसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन पे इस तरीके से Na प्लस दे दिया जाए, Mg प्लस दे दिया जाए, Al+3 दे दिया जाए, ठीक है, K प्लस दे दिया जाए और Ca प्लस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। 18 वाले 2 लोग हैं,
और 10 वाले 3 लोग हैं, तो 18 वाले 2 लोगों को पहले मैनेज कर लेते हैं, फिर 10 वालों को हम लोग मैनेज करते हैं। तो 18 वाले में कितने हैं? सबसे पहले पोटेशियम प्लस, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर छोटा उसका रेडियस बड़ा, फिर उसके बाद कैल्शियम प्लस प्लस। अब आ जाते हैं 10 वाले में, जिनका एटॉमिक नंबर छोटा उसका रेडियस बड़ा, तो सोडियम प्लस, उसके बाद Mg+2, उसके बाद Al+, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन करें। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें ये एक एक्सेप्शन है। जैसे अगर आपको जहां भी Li प्लस आ गया, Mg+2 आ गया, Na प्लस आ गया, B+2 आ गया, Al+3 आ गया, K प्लस आ गया, Ca प्लस, एक चीज इसमें लग रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप तो उसमें डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सबसे पहले डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से इफेक्ट जानते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, मैं इन शॉर्ट डिस्कस करने वाला हूं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिथियम होते हैं, सोडियम होते हैं। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम। उसके बाद थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं, कौन कौन से? थर्ड ग्रुप नहीं, 13 ग्रुप की बात करेंगे, बोरॉन, एल्युमिनियम। उसके बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, फिर उसके नीचे सिलिकॉन। तो डायगोनल आप जैसे आप इसका स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर में डायगोनल ये होता है, तो ये इससे तिरछा रिलेशन रखता है। तिरछा रिलेशन इस तरीके से है ना, ये ताक झांक करने के चक्कर में इसको डायगोनल इस तरीके से देखता है, अपने बगल वाले को नहीं देखता, अपने तिरछे वाले को देखता है। तो Li प्लस लिथियम और मैग्नीशियम में तो वैसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिथियम प्लस का साइज स्लाइटली बड़ा हो जाता है मैग्नीशियम प्लस। तो जहां पर भी आपको ये दिखा जाए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि एटॉमिक, इसमें एटॉमिक साइज की बात कर, आयनिक साइज की बात, ये हमारा क्या है? आयनिक साइज। आयनिक साइज में हमारा यही एक्सेप्शन, बाकी और कहीं एक्सेप्शन नहीं आता। डायगोनल इसके साथ इसका भी होता है, इसका इसके साथ भी होता है। देयर आर मेनी मोर सिमिलैरिटीज, बट ओनली आयनिक रेडियाई ऑफ Li प्लस विल बी ग्रेटर देन Mg++। थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसको हमको, है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन लिथियम का अगर साइज देखा जाए तो मैग्नीशियम के साइज से क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन Li प्लस का साइज देखा जाए तो Li प्लस का मैग्नीशियम+2 के साइज से बड़ा होता है। तो ये हमको इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही करेंगे, इस क्वेश्चन को सब कुछ वैसे ही करेंगे, लेकिन जहां पे लिथियम और मैग्नीशियम की बात आएगी वहां पर उसी के साथ उसका चेंज कर देंगे। अब देखिए, बाकी सब कुछ वही करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, 10, 18, 18, ठीक है। अब आ जाते हैं 18 वाले। सबसे पहले 18 में 2 लोग हैं, 18 को हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? K प्लस ग्रेटर देन Ca++। अब आ जाते हैं थर्ड, यानी कि 10 वाले की बात करेंगे। 10 वाले में 1, 2, 3। अब जैसे ही हम लोग करने जाएंगे, यहां पे सोडियम प्लस तो कर देंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर छोटा है, उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। 10 वाले की कैटेगरी में तो इसका रेडियस बड़ा हो गया। अब आ जाते हैं मैग्नीशियम प्लस की बारी। तो जैसे ही मैग्नीशियम प्लस की बारी आएगी, उससे पहले वो आगे कूद पड़ेगा एकदम, ये बोलेगा नहीं, हमको क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शनली ये क्या हो जाता है? लिथियम प्लस का ज्यादा हो जाता है। तो लिथियम प्लस ग्रेटर देन मैग्नीशियम प्लस प्लस, और फिर बाकी हम लोग एल्युमिनियम+3 का कर देते हैं, और लास्ट में बचा जाता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वाले, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला तो यहीं पे मैनेज हो गया है, बाकी एक लास्ट वाला बचेगा हमारा बेरिलियम+2। दिस इज आवर एक्सेप्शनल क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चंस में पूछे गए हैं एग्जाम में।
आयनिक रेडियाई में याद रखना है ये हमारा क्या है, मेटालिक रेडियाई, ये नॉर्मल साइज, एटॉमिक साइज कह सकते हैं, ये एटॉमिक साइज है और ये आयनिक साइज है। तो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज में ये फर्क है, हमको इस बात को बखूबी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और एक एक्सेप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस, और दूसरा एक्सेप्शन होता है हमारा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कुछ एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। 2017 में आईआईटी में एक बार आपसे क्वेश्चन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से पूछा गया था और डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन से सबसे एकदम आसान सवाल पूछा गया था, वो हम लोग देख लेते हैं अभी, ठीक है। चलिए तो हम लोग कुछ एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। अब एक्सेप्शन क्या क्या आ सकता है इसमें, ठीक है। पहला डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन, डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन, डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से आएगा। डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन में हम लोगों को ये देखना है कि कहां पर चेंजेस आते हैं, वो एकदम सटीक क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको यही याद रखना है कि जो गैलियम होता है, और देखिए बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, सबको थैले में हमने भर दिया और ये हमारा 13 ग्रुप ऑक्टेन हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है और डाउन टू ग्रुप जाने पर डाउन टू ग्रुप साइज इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, जी नहीं, इन दोनों में फर्क आ जाएगा। इन दोनों में क्या फर्क आ जाएगा, यही हम लोगों को समझना है। एल्युमिनियम क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू गैलियम। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, बट एल्युमिनियम ज्यादा हो जाएगा, यही हमको इस बात का एक्सेप्शन बताता है। ये किस तरह क्यों होता है, देखिए इसमें हमने थोड़ा सा हमको कुछ और चीजें जानने की जरूरत पड़ेगी, जो है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता है एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है शील्डिंग कांस्टेंट, जेड जो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जानते हैं क्या होता है, सिग्मा मतलब ये होता है शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट, या हम लोग इसको स्लेटर साइंटिस्ट थे तो स्लेटर कांस्टेंट भी बोलते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट। अब शील्डिंग कांस्टेंट में सिग्मा आ जाएगा। ध्यान रखिए जो सिग्मा का ऑर्डर होता है, सिग्मा का ऑर्डर होता है एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ, ये हमारा सिग्मा का ऑर्डर, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ हो जाएगा। अब इस सिग्मा के ऑर्डर में हम लोगों को ये देखना है कि जैसे ही हमने एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो एल्युमिनियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो नियॉन 3s2 3p1, और अगर हम लोग गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 31, आर्गन 4s2 3d10 एंड 4p1। तो यहाँ 3p1 है लेकिन यहाँ 4p1 है, बीच में 3s2 3p1 है, यहाँ 4s2 4p1 होना चाहिए, लेकिन बीच में भाई साहब ये आ गए। तो डी इलेक्ट्रॉन क्या है, डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 आ गए। तो 10 डी इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो ये हमारा पेनिट्रेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेट मतलब भेदन क्षमता, भेदन करने की यानी कि उसको होल करने की जो क्षमता होती है वो क्या है, डी और एस का सबसे ज्यादा है, पी का सबसे ज्यादा है, फिर डी का और एफ का क्या होता है, पुअर होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डी और एफ का क्या होगा, भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम है, तो डी का शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, शील्डिंग कांस्टेंट कम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी सिग्मा फॉर डी इज लेस, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कमाल की बात है, एक कमाल की बात है कि अगर एल्युमिनियम से गैलियम आते हैं तो साइज इसका 3rd पीरियड का है और इसका 4th पीरियड का है। तो 3rd से 4th में आने पर क्या होगा, साइज तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है तो उसको दबोच ले रहा है। दबोच ले रहा है मतलब उसका श्रिंक कर जा रहा है, तो श्रिंक करने से इसका साइज क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो कंपैरेटिवली ये हो जाता है। हालांकि आप बोलोगे सर इसमें भी तो आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा असर नहीं होता है।
जितना असर इसमें होता है। और किसी फैमिली में नहीं होता है, कार्बन फैमिली में भी ऐसा नहीं होता है, नाइट्रोजन फैमिली में भी नहीं होता है, और ना ही ऑक्सीजन फैमिली में ऐसा होता है। लेकिन हम लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में, डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ गैलियम और एल्युमिनियम में पूछा गया है। तो IIT 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन एकदम खूबसूरत क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, बस इसको इस तरीके से अरेंज करना था। सबसे ज्यादा थैलियम, फिर उसके बाद इंडियम, फिर उसके बाद गैलियम नहीं एल्युमिनियम, उसके बाद गैलियम, फिर उसके बाद बोरॉन। ये हमारा जेई 2017 ये इसका क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आप बच्चे यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। उनको लगेगा कि वो होश में जोश है ना, जोश में होश खो देंगे, तो जोश में होश खोने का नहीं है, आपको सोच समझ के फैसला लेना है। जहां पर एक्सेप्शन है उसको ध्यान रखते जाना, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग एक्सेप्शन नंबर 2 में। एक्सेप्शन नंबर 2 में, तो एक्सेप्शन नंबर 2 में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। लैंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड्स क्या होता है? देखिए इसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। पहले तो हम आपको ये इसका सिंपल सा टर्मिनोलॉजी समझा दे रहे हैं कि जो हमारा पेनिट्रेशन कांस्टेंट होता है, ये हमने फिर से रिवाइज करना है, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। जेड इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है वो एटॉमिक नंबर माइनस शील्डिंग कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा है। और D और F का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से सिग्मा की वैल्यू फॉर D एंड F, D और F की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू घट जाती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू। तो अगर हम लोग बात करें 3D की, अगर हम लोग बात करें 4D की, और हम लोग बात करें 5D की, तो अगर हम लोग ये देखेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर क्या होगा? डाउन टू ग्रुप जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है नॉर्मली। तो वैसे अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D का होना चाहिए, और 4D का होना चाहिए, फिर 5D का होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली 5D का ज्यादा हो जाता है, फिर 4D का। उसके बाद हम लोग इसके साइज की बात करेंगे, तो साइज में इसका सबसे छोटा साइज, उसके बाद इसका बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? जिसका न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाएगा वो तो दबोचेगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे 3D में, इसमें 5D का हम लोग ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ 4D elements is approximately equal to size of 5D greater than 3D। तो साइज में इस तरीके से हमको याद, साइज 4D का 5D का लगभग सेम होता है। कारण ये होता है कि 4D से 5D में जाने पर नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज हो रहा है, तो साइज बढ़ना चाहिए उसके हिसाब से, लेकिन दबोच ले रहा है, थोड़ा सा बढ़ा रहा है, थोड़ा सा घटा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? लगभग बराबर माना जाएगा। और 3D तो छोटा होता है क्योंकि उसका शेल ज्यादा होता है। 4D और 3D के बीच में कोई दूसरा F नहीं आ रहा है, तो दैट इज अवर एक्सेप्शंस। हालांकि मैं इसमें सारे एक्सेप्शंस को यहाँ पर नहीं डील कर रहा हूँ, कुछ D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो कुछ F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम लोग D ब्लॉक के जब क्वेश्चंस करेंगे तब वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। और इस वीडियो में आपको जितनी सारी बातें बताई गई हैं आप पॉज कर करके देखो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप वापस से इसको क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है बेटा। इसमें आपको बस ये करना है कि इसको शेयर करना है दबा करके, और ट्रिक से जितने भी IIT में अभी तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी जेईई मेंस में अभी तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी नीट में अभी तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी एम्स में अभी तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जाके फोड़ डालो अभी के अभी, राइट नाउ। चलिए